गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन की विधियों का मतलब है कि किसी भी वस्तु को हम किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं, इसके क्या क्या मेथड हैं, कौन से मेथड का क्या फ़ायदा है और कौन से मेथड के अंदर किस प्रकार की वस्तु को हम आवेशित कर सकते हैं। ये सारी बातें हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। देखिएगा सब लोग गौर से। हम बात कर रहे हैं आवेशन की विधियाँ। आवेशन का मतलब क्या था, जैसा कि मैंने पहले की क्लास में बताया था। आवेशन का मतलब है कि किसी भी अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। कोई भी आपके पास उदासीन वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है। इस मार्कर को अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है कि इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या है, एक समान है, ठीक है। इसलिए इसका टोटल आवेश हो गया कितना, 0। और यदि किसी भी वस्तु का टोटल आवेश 0 है तो उसे हम कहेंगे अनावेशित वस्तु अथवा उदासीन वस्तु। अब किसी भी तरीके से मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या के मान को चेंज कर देता हूं, यानी या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में इसमें कमी करता हूं या इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देता हूं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, आवेशन। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव हो जाएगा तो इस वस्तु को अनावेशित अथवा उदासीन कहने के स्थान पर उसकी बजाय हम क्या कहेंगे, आवेशित वस्तु। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास एक उदासीन वस्तु है, उस उदासीन वस्तु को आवेशित बनाने की प्रक्रिया, अनावेशित वस्तु को आवेशित बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आवेशन की प्रक्रिया। अब देखिएगा सब लोग, हमारे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी भी वस्तु को उदासीन से आवेशित या अनावेशित से आवेशित बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो मेथड बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहां अपने 3 मेथड काम में लेंगे, घर्षण, चालन, प्रेरण। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं। आप फिजिक्स सेकंड के 13वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। आप तापायनिक उत्सर्जन एक तरीका होता है, तापायनिक उत्सर्जन एक तरीका होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उनके अंदर भी हम वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में बदलाव करते हैं, तो वो दोनों मेथड भी आवेशन के मेथड हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कितने मेथड पढ़ने हैं, 3। कौन कौन से 3 मेथड है? पहले मेथड को कहा जाता है घर्षण, दूसरे मेथड को कहा जाता है चालन, तीसरे मेथड को कहा जाता है प्रेरण। किसी भी अनावेशित वस्तु को आवेशित बनाने की कितनी विधियां हैं, 3। पहली विधि का नाम है घर्षण, दूसरी का चालन और तीसरी विधि का नाम है प्रेरण। इन तीनों विधियों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और उसी के अंदर पहली विधि हम काम में ले रहे हैं, घर्षण। तो देखिएगा सब लोग, घर्षण का मतलब आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर अपना पूरा एक चैप्टर था घर्षण के बारे में, वहां पर भी पढ़ा था, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, घर्षण का सिंपल मतलब है रगड़ना। घर्षण का सिंपल मतलब है रगड़ना। कोई भी आपके पास 2 वस्तुएं हैं, उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़कर, आपके पास 2 वस्तुएं, उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़कर आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, घर्षण। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये 2 वस्तुएं, अभी मानकर चल रहा हूं कि ये दोनों वस्तुएं उदासीन है, ठीक है। इनका टोटल आवेश कितना है, 0। इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, इसलिए दोनों वस्तुएं अनावेशित है, उदासीन है, ठीक है। अब मैं इन दोनों वस्तुओं की सतह को संपर्कित करते हुए आपस में रगड़ता हूं और रगड़ने के बाद में यदि ये दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं तो इस विधि को कहा जाता है घर्षण। तो सिंपल सी परिभाषा बन गई, क्या बनी कि 2 उदासीन अथवा अनावेशित, 2 उदासीन वस्तुओं को परस्पर का मतलब आपस में, परस्पर रगड़कर आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, घर्षण। तो परिभाषा हो गई। अब देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने से ऐसा क्या हो रहा है जिसके कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो रही है। भाई, कहने का मतलब हमने ये तो कह दिया कि 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ दो, रगड़कर आवेशित कर दो, रगड़ दो और रगड़कर आवेशित करने की जो प्रक्रिया है,
उस प्रक्रिया को हमने घर्षण नाम तो दे दिया, लेकिन अपना सवाल बरकरार है। क्या सवाल है? सवाल ये है कि उन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से ऐसा हुआ क्या जिसके कारण वस्तुएं क्या हो गई? आवेशित। तो इसका जवाब देखते हैं। देखिए, जब आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना चाहोगे तो रगड़ने के लिए इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। भाई जैसे ये दोनों वस्तुएं, इन दोनों वस्तुओं को आप इस प्रकार आपस में रगड़ रहे हैं, ठीक है, रगड़ते जाओगे, पूरे दिन आपको यदि ये काम करना पड़ेगा तो आपके शरीर के अंदर क्या होगी? थकावट होगी। थकावट क्यों हो रही है? क्योंकि इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? कार्य। और कार्य में क्या खर्च होगी? ऊर्जा। वो ऊर्जा कहां से मिल रही है? वो ऊर्जा मिल रही है अपने शरीर से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप दो वस्तुओं को आपस में रगड़ना चाहते हैं तो रगड़ने के लिए क्या करना पड़ रहा है? कार्य। कार्य में क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा। अल्टीमेटली बात किसकी आ गई? ऊर्जा की आ गई, ठीक है। तो जो ऊर्जा हम अपने शरीर से खर्च कर रहे हैं वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं यहां एक उदाहरण लिख रखा है मैंने, इसको आप समझना। आपके पास दो वस्तुएं हैं, वस्तु ए, ये है वस्तु बी। हाल फिलहाल घर्षण से पहले की स्थिति है, इसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टोटल आवेश का मान क्या हो गया? 0। इसी प्रकार बी वस्तु में भी जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या उपस्थित है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए बी वस्तु का आवेश भी, टोटल आवेश भी क्या हो गया? 0। इसलिए घर्षण से पहले दोनों वस्तुएं क्या है? उदासीन, ठीक है। अब मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ता हूं, ठीक है। इस प्रकार हमने दोनों वस्तुओं की सतह को संपर्कित करते हुए आपस में रगड़ रहे हैं, तो यहां पर दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य क्या उत्पन्न होगी? ऊर्जा। कहां से आएगी? जो अपने शरीर से मिल रही है एक तरह से। ये ऊर्जा दोनों सतह की, इन दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य उपस्थित होगी, ठीक है। अब देखिए, दोनों सतह के मध्य जब ऊर्जा उपस्थित है तो वो ऊर्जा दोनों सतह के लिए ये भी ग्रहण कर सकता है और ये भी कर सकता है, ठीक है। अब एक नई राशि होती है जिसे कहा जाता है कार्यफलन। जिसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। कार्यफलन का मतलब है कि किसी भी वस्तु की सतह से, चाहे ये हो चाहे और कोई वस्तु हो, किसी भी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन। और ये कार्यफलन नाम की जो ऊर्जा है ये वस्तु की सतह पर डिपेंड करती है। वस्तु की सतह पर डिपेंड करती है। सतह पर डिपेंड करने का मतलब क्या है कि यदि अलग अलग वस्तुएं हैं, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, तो अलग अलग वस्तुओं के लिए कार्यफलन ऊर्जा का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो दोनों के लिए कार्यफलन का मान भी क्या होगा? अलग अलग, ठीक है। अब इनमें से दोनों के लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब एक का कम है, एक का ज्यादा। तो मैंने मान लिया कि मार्कर के लिए कार्यफलन ऊर्जा का मान क्या है? कम। और ये जो डस्टर है इसके लिए कार्यफलन का मान क्या है? ज्यादा। तो इस बात का क्या मतलब निकला? कम और ज्यादा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को आपस में घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो मार्कर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी और इस डस्टर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहां भी यही बात है कि जब दोनों सतह को हमने आपस में रगड़ा तो एक का कार्यफलन कम है, एक का ज्यादा है। तो जिसका कार्यफलन कम होगा वो ऊर्जा को जल्दी अवशोषित करेगा और जिसका कार्यफलन ज्यादा होगा वो ऊर्जा को धीरे धीरे अवशोषित करेगा। तो ए का कार्यफलन बी के कार्यफलन से कम होने के कारण ए ने इन दोनों सतह के मध्य उपस्थित ऊर्जा को जल्दी क्या कर लिया? अवशोषित। अब जल्दी अवशोषित किया है तो ऊर्जा ए के द्वारा ग्रहण कर ली गई है। ऊर्जा कहां जाएगी? ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करते हुए, जब इलेक्ट्रॉन इस बाह्य ऊर्जा को ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होगी? वृद्धि। और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण इलेक्ट्रॉन ए को छोड़कर
किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो हवा में तो रहने से रहा, किसके पास जाएगा, जो इसके पास संपर्कित है, जो ए से संपर्कित है। और ए से संपर्कित कौन है, बी, इसलिए ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर स्थानांतरित हो गया, बी पर। तो अब देखो इस बात को दोबारा मैं आराम से धीरे धीरे समझाता हूं, समझना। हमने क्या कहा कि जब हमने दो वस्तुओं को आपस में संपर्कित नहीं किया, यानी उनके मध्य घर्षण नहीं किया, तो दोनों वस्तुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने के कारण दोनों पर अपना अपना आवेश कितना है, शून्य। ठीक है, आवेश शून्य होने के कारण दोनों वस्तुएं क्या हैं, अनावेशित। लेकिन जब दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है, घर्षण कराया जाता है उनके मध्य, तो दोनों सतह के, उन दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य एक ऊर्जा की उत्पत्ति होगी और ये ऊर्जा कम कार्य फलन वाली वस्तु के द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी, जिसके कारण उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन उस वस्तु की कक्षा को छोड़कर संपर्कित वस्तु पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए का कार्य फलन कम है बजाय किसके, बी के, इसलिए ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस पर स्थानांतरित हो गया, बी पर। इस कारण अब देखो ए से मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है और किस पर स्थानांतरित हो गया है, बी पर। तो हमने देखा कि पहले तो ए में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, बी में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन अब ए से इलेक्ट्रॉन किस पर स्थानांतरित हो गया है, बी पर। इसलिए हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में ए में तो हो गई कमी और बी में हो गई वृद्धि। इसलिए हम क्या कहेंगे कि वस्तु ए पर अब घर्षण के बाद प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, किसके बजाय, इलेक्ट्रॉन के बजाय, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गया किस पर, बी पर। इसी प्रकार बी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ए से आ गया। ठीक है, इसलिए अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में समान नहीं है। ठीक है, समान नहीं है तो इसका मतलब दोनों पर क्या उत्पन्न होगा, आवेश। अब टोटल आवेश जीरो नहीं होगा, जीरो तो तब होता जब जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या रहते, इलेक्ट्रॉन। तो हमने लिख दिया नीचे कि अब घर्षण के बाद ए का आवेश क्यू ए नॉट इक्वल टू जीरो, पहले तो जीरो था, अब जीरो नहीं है क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी बराबर नहीं है। फिर इसी प्रकार क्यू बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी का आवेश भी जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश की उत्पत्ति होती है, सही है। अब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का मतलब है कि एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, एक में क्या होगी, वृद्धि। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, वो कैसा होगा, धनावेशित। और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि, वो कैसा होगा, ऋणावेशित। तो यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ए में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, कमी, इसलिए ए तो कैसा हो गया, धनावेशित। बी में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई, वृद्धि, इसलिए बी कैसा हो गया, ऋणावेशित। समझ में आई बात? और ये जो विधि है, ये विधि क्या कहलाती है, घर्षण। तो देखिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दो उदासीन, ये पहले उदासीन थी, दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़कर, यहां आपस में हमने घर्षण करवाया, परस्पर रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया, यहां रगड़ने के बाद में दोनों वस्तुएं क्या हो गई, आवेशित। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण। इसमें आप ऐसा क्यों होता है इसके बारे में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, हम ये लिखेंगे कि जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या उनके मध्य घर्षण करवाया जाता है तो अतिरिक्त ऊर्जा के कारण किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, वृद्धि। इलेक्ट्रॉन की इस कमी अथवा वृद्धि के कारण दोनों वस्तुएं, जो कि पहले दोनों उदासीन थी, दोनों वस्तुएं क्या हो जाती है, आवेशित।
और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? घर्षण। ठीक है, अब देखो इसमें और क्या क्या विशेष बातें हैं, देखना सब लोग, मैंने पॉइंट वाइज यहां पर लिख रखी हैं, एक एक पॉइंट को आप समझते चलना। जैसे पहली बात, घर्षण के लिए, ये केवल घर्षण की बात हो रही है। घर्षण के लिए आप लोगों ने यहां देखा कि ए और बी को आपस में रगड़ना है, ए और बी को आपस में रगड़ना है। सपोज करो ये आपके पास दो वस्तुएं हैं, ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ना चाहता हूं, तो क्या मैं इन दोनों वस्तुओं को बिना संपर्कित किए, आपस में बिना संपर्कित किए, ऐसे हमने संपर्कित नहीं कर रखा है, बिना संपर्कित किए रगड़ पाना संभव है? नहीं है। इसलिए रगड़ने के लिए, घर्षण कराने के लिए जरूरी है कि दोनों वस्तुओं की सतह आपस में क्या रहे? संपर्कित। जैसे ये हथेली एक वस्तु, ये हथेली दूसरी, इन दोनों के मध्य यदि मुझे घर्षण करवाना है तो दोनों हथेलियों को आपस में क्या करना पड़ेगा? संपर्कित। ठीक है, इसलिए घर्षण विधि का पहला बिंदु हो गया, क्या बिंदु हुआ? कि वस्तुओं की सतह के मध्य संपर्क आवश्यक होता है। कौन सी विधि के लिए? घर्षण विधि के लिए। यदि आप दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य क्या जरूरी है? संपर्क जरूरी है। तो इस घर्षण विधि का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि घर्षण विधि में दोनों वस्तुओं के मध्य संपर्क आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखना, यहां पर आपने क्या देखा कि ये जो घटना, ये तो घर्षण से पहले की है, और ये जो घटना है ये घर्षण के दौरान है, और ये घर्षण के बाद की स्थिति है। तो आप क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि घर्षण करवाने से पहले ए और बी दोनों के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या है? समान। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण ए तथा बी दोनों के ऊपर आवेश का मान कितना है? 0। और आवेश का मान 0 है, इसका मतलब दोनों वस्तुएं कैसी हैं? उदासीन। ठीक है, लेकिन घर्षण के बाद, ये तो घर्षण के दौरान और ये घर्षण के बाद, घर्षण के बाद आप क्या देख रहे हैं? ए में प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है बजाय किसके? इलेक्ट्रॉन। बी में प्रोटॉन की संख्या कम है बजाय किसके? इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब दोनों में आपस में बराबर नहीं है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो इसलिए दोनों का आवेश भी 0 नहीं है। ठीक है, अब इन दोनों बातों की तुलना करो। घर्षण से पहले दोनों का आवेश 0 है, यानी दोनों वस्तुएं क्या है? उदासीन। लेकिन घर्षण के बाद दोनों का आवेश 0 नहीं है, इसका मतलब दोनों क्या है? आवेशित। ठीक है, तो यही बात हमने दूसरे पॉइंट के रूप में लिखी है। क्या लिखी है? घर्षण विधि के द्वारा दोनों उदासीन वस्तुओं को आवेशित किया जाता है। यानी घर्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें अगर आपके पास दोनों वस्तुएं उदासीन है, देखो दूसरा मेथड है चालन, तीसरा मेथड है प्रेरण। इनमें क्या होगा? इन दोनों विधियों में यह होगा कि हमारे पास पहले से एक वस्तु आवेशित होगी और उस आवेशित वस्तु की सहायता से किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करेंगे। वो तो किसमें होगा? चालन और प्रेरण में। लेकिन घर्षण में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों वस्तुएं कैसी हैं? उदासीन, और दोनों को हमने क्या बना दिया? आवेशित। तो हम ये कह रहे हैं, यही बात इसमें दूसरे पॉइंट के रूप में लिख रहे हैं कि घर्षण के द्वारा दोनों उदासीन वस्तुओं को क्या किया जा सकता है? आवेशित। कहने का मतलब कि यदि आपके पास दोनों वस्तुएं उदासीन है और उन दोनों वस्तुओं को आवेशित करना है तो आपके पास एक ही तरीका बचता है, और वो तरीका कौन सा है? घर्षण। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा पॉइंट देखना, तीसरे पॉइंट में इधर देखना, ये वो तो घर्षण से पहले की स्थिति, ये घर्षण के बाद की स्थिति। आपने क्या देखा कि ए से एक इलेक्ट्रॉन निकला और किस पर चला गया? बी पर चला गया। तो ए में तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। बी में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? वृद्धि। सही है बात अपनी? इसका मतलब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ए हो चाहे बी हो, दोनों के लिए उसका मान कितना है? 1। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ए तो हो गया धनावेशित और इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण बी हो गया ऋणावेशित। ठीक है, तो ए तो धनावेशित है, बी ऋणावेशित है। तो इस बात से आपने क्या सीखा
कि जो दो उदासीन वस्तुएं हमारे पास पहले थी, उन दोनों उदासीन वस्तुओं में हम ये देख रहे हैं कि दोनों वस्तुएं हैं उनमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। धनावेश और ऋणावेश विपरीत है एक दूसरे से, प्रकृति विपरीत है। तो हम कह रहे हैं कि घर्षण विधि के द्वारा जो उदासीन वस्तुएं हैं उन दोनों उदासीन वस्तुओं पर कैसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है? विपरीत प्रकृति का। कैसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है? विपरीत प्रकृति का। ठीक है, फिर साथ में दूसरी बात देखो, ए के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। बी के लिए भी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो इसका मतलब दोनों के लिए n का मान समान है। अब दोनों के लिए n का मान समान है तो टोटल आवेश की गणना करने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था आवेश का क्वांटीकरण गुण। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था Q = प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस माइनस तो प्रकृति को दर्शा रहा है। मान ज्ञात करने के लिए हम क्या सूत्र काम में ले रहे थे? Q = n इंटू ई। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ए के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या मैं यहां लिख सकता हूं, ए के लिए n बराबर कितना है? 1। या मान रखेंगे तो ए का आवेश लिखेंगे, Q बराबर हो गया QA। या मान रख दीजिए QA बराबर n का मान 1 गुणा ई का मतलब था आवेश का क्वांटा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। रखेंगे मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो QA बराबर 1 से गुणा किया तो यही रह गया 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यानी अगर A से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर B पर जा रहा है तो A पर कितना आवेश उत्पन्न हो रहा है? प्लस का, क्योंकि कमी हो रही है तो A पर आवेश हो गया प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार वही एक इलेक्ट्रॉन किस पर आ रहा है? B पर। तो अब B की बात करें तो मैं यहां लिख सकता हूं B के लिए क्या होगा? n का मान कितना हो गया? 1। और Q बराबर क्या हो गया? QB। मान रखेंगे तो QB बराबर, यही सूत्र वापस से काम में लेना है, n इंटू ई। n का मान 1, वही ई का मान फिक्स है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो QB बराबर ये हो गया माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। माइनस किसके कारण आया? माइनस आ गया इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। तो हम क्या देख रहे हैं? हम लोगों ने ये देखा कि जो आपकी घर्षण विधि है उसमें दोनों उदासीन वस्तुओं पर, जो पहले उदासीन थी A और B, दोनों उदासीन वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो रहा है। एक तो बन रही है पॉजिटिव, एक बन रही है नेगेटिव। तो ये तो हो गई प्रकृति, विपरीत प्रकृति। फिर आप लोगों ने क्या देखा कि दोनों वस्तुओं के लिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण उत्पन्न आवेश का मान, परिमाण भी आपस में क्या है? समान। भाई ए पर कितना है मान? केवल प्लस माइनस को नहीं देख रहे, प्लस माइनस तो प्रकृति को बता रहा है, लेकिन मान की बात करें तो संख्या, नंबर, रिजल्ट। ए पर आवेश कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। बी पर भी मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, ये लिखा पड़ा है। देखिए, घर्षण विधि के द्वारा समान मान, दोनों पर आवेश का मान समान है तथा विपरीत प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होती है। दोनों का जो परिमाण है, दोनों वस्तुओं पर आवेश का जो मान है, मान तो समान है लेकिन प्रकृति क्या है? विपरीत। एक पर है पॉजिटिव, एक पर है नेगेटिव। ये घर्षण विधि की तीसरी मुख्य बात। क्या बात हुई? कि घर्षण के द्वारा समान मान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसी प्रकार इसी श्रेणी के अंदर लास्ट बिंदु हम बात कर रहे हैं घर्षण विधि की। देखो, आप लोग जानते हैं कि जो पदार्थ है वो 3 प्रकार के होते हैं। मैं प्रकृति अवस्था की बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी जो पदार्थ होगा उसकी अवस्थाएं भी 3 होती हैं और उस पदार्थ का वर्गीकरण भी 3 प्रकार का है चालकता के आधार पर। एक चालक, एक कुचालक और तीसरा हो गया अर्धचालक। ठीक है, ये घर्षण विधि एकमात्र ऐसी विधि है तीनों विधियों में से जिसमें पदार्थ चाहे कैसा भी हो, कहने का मतलब चालक हो, कुचालक हो या अर्धचालक हो, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब आप चालक को भी घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हो, कुचालक को भी घर्षण विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हो, और जो तीसरा अर्धचालक है उसको भी आप घर्षण विधि के द्वारा आवेशित कर सकते हो। तो हम इसी घर्षण विधि के अंदर लास्ट पॉइंट देख रहे हैं
कि घर्षण के द्वारा चालकों, कुचालकों तथा अर्धचालकों को आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आप ये देख रहे हैं कि ये जो घर्षण विधि है इसकी कुछ विशेष बातें जो चालन और प्रेरण से इसे अलग बनाती है। कौन कौन सी? नंबर 1, संपर्क आवश्यक है। नंबर 2, सबसे जरूरी ये चीज, अगर आपके पास दोनों वस्तुएं उदासीन है और उन्हें आपको आवेशित करना है तो आप केवल एक ही तरीका काम में ले सकते हैं, और वो तरीका कौन सा है? घर्षण। इसी प्रकार यदि आपके पास चालक भी है, कुचालक भी है और अर्धचालक भी है, तो तीनों प्रकार के पदार्थों को आवेशित करना चाहते हैं तो भी एक ही तरीका है, वो तरीका कौन सा है? घर्षण। तो घर्षण विधि की ये दो विशेष बातें हैं कि नंबर 1 कि जितने भी उदासीन पदार्थ हैं उनको यदि आप आवेशित करना चाहें तो भी तरीका घर्षण काम में लेना है, और यदि चालक, कुचालक और अर्धचालकों को भी आवेशित करना है, तीनों प्रकार के पदार्थों को आवेशित करना है, तो तरीका कौन सा है? घर्षण। ठीक है, थैंक यू।